हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आज मैं फिर से एक नया कॉन्सेप्ट लाइट चैप्टर का लेके आया हूं। ये है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है तो सबसे पहले आपको प्रकाश का परावर्तन तथा गोली दर्पण में कौन सा दर्पण, क्या दर्पण, ये आपको जानना जरूरी होगा। तो इसका मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ और इसे मैं अपलोड कर चुका हूँ और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे जाकर पहले उसे पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लें ताकि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आए। और हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा लाइक भी कर लें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि आपका ज्ञान बढ़ता रहे और आपका मुझे सपोर्ट मिलता रहे। आइए देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होती है? प्रकाश की अपवर्तन एक झूठी घटना है। क्या? एक झूठी घटना है। कहेंगे कैसे? तो इसे हम आपको अभी समझाते हैं कि यह कैसे एक झूठी घटना है। जैसे आप कोई भी चीज़, क्या कोई भी चीज़ प्रकाश के परावर्तन में पढ़े होंगे तो वो एक सीधी घटना होती है कि ये ऊपर आधारित होती है। लेकिन यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन हम दो माध्यमों में पढ़ते हैं। एक होता है मेरा विरल माध्यम होता है, एक मेरा सघन माध्यम होता है। विरल माध्यम को हम वायु बोलते हैं और सघन माध्यम को हम ग्लास या कांच बोलते हैं। तो जब भी प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है, यानी कि वायु से कांच में प्रवेश करती है, तो वह उसको जाना चाहिए स्ट्रेट लाइन, लेकिन वह स्ट्रेट लाइन न जाकर थोड़ी से अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। अगर कोई ऐसे किरण है, कोई भी प्रकाश की किरण ऐसे है, आई इस पे अभिलंब पे और यहाँ से आपका टकराई, तो टकरा कर जाना चाहिए आपको कैसे, इस साइड से जाना चाहिए। लेकिन ये इस साइड से न जाकर थोड़ी सी क्या हो जाएगी, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, यानी कि झुक जाती है। तो यही आपका प्रकाश का अपवर्तन होता है। यहाँ पे हम समझेंगे कुछ उदाहरण के माध्यम से। आइए समझते हैं कि कोई भी बाल्टी, क्या कोई भी बाल्टी, जब हम कोई बाल्टी ले लेते हैं, इस बाल्टी में क्या है, जल भरा है। क्या इस बाल्टी में जल भरा है? इस बाल्टी में जल भरा है। इस बाल्टी में जल भरा है। तो बाल्टी में जल भरा है, अगर इसमें कोई हम सिक्का डाल दें, क्या कोई गोल सिक्का डाल दे, ये तो कंफर्म है कि ये तो पेंदी में आ जाएगा। कहाँ जाएगा? पेंदी में आ जाएगा। लेकिन क्या होता है, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। जब हम इसे देखते हैं तो ये हमें यहाँ प्रतीत हुई होती है, क्या थोड़ी से ऊपर प्रतीत होती है, लेकिन यह क्या होती है, यह झूठी होती है। इसी को हम बोलते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, यह एक झूठी घटना से आधारित है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि कोई भी गिलास में अगर वाटर भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, अगर हम उसमें कोई पेन डाल दें, क्या डाल दें, कोई पेन, इसी मार्कर को अगर हम इसमें डाल देते हैं, इसी मार्कर को हम इसमें अगर डाल देते हैं, डालेंगे तो क्या ये हमें जैसा है वैसा नहीं दिखाई देगा। यह हमें मुड़ी हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? यह मुड़ी हुई प्रतीत होती है। क्या हुई? मुड़ी हुई प्रतीत होती है। लेकिन वास्तविकता चीज़ है कि यह मुड़ी नहीं है, कलम तो मेरी सीधी है, इसलिए इसे हम झूठी घटना का नाम से भी इसे जानते हैं। तीसरी चीज़ कि कोई भी मछली आप देखते हैं, कोई भी मछली जल में अगर घूमती रहती है तो जहाँ मछली रहती है ऊपर से जल में दिखाई देता है कि यहाँ मछली है, लेकिन मछली वहाँ पे रहती नहीं है। ये सब सारी घटनाएं क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। इसे जानेंगे कैसे? कोई भी एक माध्यम ले लेते हैं, जैसे ये मेरा क्या होगा, नॉर्मल हो गया, ये मेरा विरल माध्यम हो गया, क्या हो गया, विरल, और ये मेरा क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। क्या हो गया? सघन माध्यम। सघन माध्यम कांच और विरल माध्यम क्या होता है मेरा, वायु होता है। क्या हुआ? वायु हो गया। कोई भी किरण, क्या कोई भी प्रकाश की किरण अगर
विरल माध्यम से सघन माध्यम में क्या होती है, प्रवेश करती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो विरल माध्यम में यहाँ प्रवेश करेगी। जैसे ये प्रवेश करती है, क्या जैसे ही प्रवेश करती है तो इसको तो जाना चाहिए कैसे, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे न जाकर ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है, या फिर वो मुड़ जाती है, या फिर अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। यही मेरी घटना क्या करती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आने वाली किरण को हम आपतित किरण जानते हैं। क्या जानते हैं, आपतित किरण, और आपतित किरण बोलते हैं। और यहाँ से जब जो मुड़ती है उसे हम अपवर्तित किरण बोलते हैं। इस कोण का नाम आई होता है और इस कोण का मान आर होता है। आई और आर परावर्तन में तो इक्वल टू होते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं होते हैं, तो इसलिए आई इक्वल टू नॉट इक्वल टू आर होता है। क्या होता है, आई नॉट इक्वल टू आर होता है। क्या होता है, आई नॉट इक्वल टू आर होता है। और इस आई को हम आपतन कोण के नाम से जानते हैं और आर को हम अपवर्तन कोण के नियम से जानते हैं। और यह मेरा तो नॉर्मल है, यानी कि अविलंब है। तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। अगर अब भी नहीं समझ में आया हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तथा आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर इसे अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि प्रकाश का अपवर्तन, ये तो मैं अगर समझ में आ गया तो ठीक है, या फिर हम इसे डिफिनीशन के माध्यम से भी समझते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम मतलब क्या हुआ कि वायु से, क्या वायु से किस में जाएगी, दूसरे माध्यम, यानी कि कांच या फिर सघन माध्यम में जाएगी। क्या कांच या सघन माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। यह क्रिया या यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज यह है कि प्रकाश के अपवर्तन में जब प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होती है तो उसकी केवल आवृत्ति नहीं बदलती है, बाकी चाल, तरंगदैर्घ्य और ऊर्जा तीनों उसका बदल जाता है। जो कि यह नोट में आपको मैंने दिखा दिया है, आप इसे लिख लीजिएगा और अच्छे से कॉपी पर नोट्स बना लीजिएगा। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन के निम्न नियम कितने हैं, 2 होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा क्या है, जिसे देखिए, आपतित किरण कौन है, ये आपका डायग्राम भी, आपतित किरण ये है और अपवर्तित किरण ये है, तथा अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरी चीज क्या है कि यह तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और क्या होता है कि इसी को हम क्या कहते हैं, पहला नियम के नाम से जानते हैं। दूसरा नियम भी इसका होता है, दूसरा नियम को हम स्नेल के नियम से भी जानते हैं। दूसरा नियम क्या होता है, पहले माध्यम में बना आपतन कोण, आपतन कोण क्या है, ये जो आई है मेरा, क्या है, पहले माध्यम में बना आपतन कोण की ज्या क्या होती है, साइन, क्या होती है, साइन आई, तथा दूसरे माध्यम में, क्या दूसरे माध्यम यानी कि कांच, दूसरे माध्यम में बना कोण ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे नियतांक को हम n से प्रदर्शित करते हैं, या फिर इसे हम बोल सकते हैं कि साइन आई बटे में साइन आर बराबर एक नियतांक, जिसे हम स्नेल के नियम से भी जानते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे टॉपिक है, ये तो आपको मैंने रफली समझा दिया है, यहाँ से यहाँ तक ये रफली है, ठीक है, और इसे समझा दिया। इसका मेन डायग्राम आपका यहाँ दिया हुआ है, ये मेन डायग्राम आपका यहाँ दिया हुआ है। इसे स्नेल के नियम से भी जानते हैं या फिर कहते हैं, जहाँ n क्या है, मेरा एक नियतांक है। माध्यम का अपवर्तनांक देखिए, इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यदि पहला माध्यम वायु एयर तथा दूसरा माध्यम ग्लास कांच में प्रकाश किरण जाए तो नियतांक n को ANG से प्रदर्शित करते हैं। किससे, ANG मतलब क्या होता है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्या होता है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है। अगर ये GNA रहा तो, GNA अगर है तो आप इसे पढ़ेंगे
कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पढ़ेंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो इसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और इसके बाद स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और ये मेरा क्या है, रफली डायग्राम था, इसको केवल समझाने के लिए था यहाँ से यहाँ तक, तो इसे आप समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे हैं तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे तरंग दैर्घ्य के बारे में। अब हम तरंग दैर्घ्य और अपवर्तनांक n की परिभाषा भी पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, तरंग दैर्घ्य से पहले हम अपवर्तनांक अभी पढ़े हैं, और उसका अपवर्तनांक की क्या परिभाषा है उसे जानते हैं। अपवर्तनांक n की परिभाषा क्या होती है कि पहला माध्यम वायु में प्रकाश किरण की चाल c तथा दूसरा माध्यम कांच यानी कि ग्लास, दूसरा माध्यम कांच यानी कि ग्लास में प्रकाश किरण की चाल v के अनुपात को, किसके, v के अनुपात को वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहते हैं। किसके अनुपात को, v के अनुपात को वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहते हैं, अतः कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम ANG या n से प्रदर्शित करते हैं। अभी हमने इसके पहले बताया था ANG या n, इसे भी ANG या n से प्रदर्शित करते हैं। ANG का मतलब ही हो गया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अतः क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, ANG, क्या, ANG मतलब कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। n क्या है, ऊपर अपवर्तनांक है, किसके सापेक्ष वो दिखाता है, जो आगे वाला रहेगा y a है तो एयर से वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा आपका, वायु में प्रकाश, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल c, वायु में प्रकाश की चाल c बटा के वायु में प्रकाश की चाल c, अतः क्या हो जाएगा ANG बराबर वायु में प्रकाश की चाल c बटा में कांच में प्रकाश की चाल v के अनुपात को ही क्या कहेंगे, हम अपवर्तनांक कहते हैं। अतः या फिर अपवर्तनांक को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, n से प्रदर्शित करते हैं, तो n बराबर c/v। इस पे क्या होता है कि न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जो कि एग्जामों में पूछा जाता है। उसके बाद हम निकालेंगे क्या, अपवर्तनांक n तथा तरंग दैर्घ्य में संबंध। क्या, अपवर्तनांक n तथा तरंग दैर्घ्य लेम्डा में संबंध। अपवर्तनांक तथा तरंग दैर्घ्य में संबंध क्या होता है, अपवर्तनांक तथा तरंग दैर्घ्य में संबंध, यदि वायु माध्यम में, क्या, यदि वायु माध्यम में प्रकाश किरण का तरंग दैर्घ्य लेम्डा हो, क्या, इसका नाम लेम्डा होता है, क्या होता है, इसका नाम लेम्डा होता है, जिसे हम ऐसे बनाते हैं, उल्टा र की तरह बनाते हैं, इसका नाम लेम्डा है। अगर नहीं पता है तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, क्या नाम इसे बोलते हैं, लेम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेम्डा। तथा कांच में, कांच माध्यम में प्रकाश किरण का तरंग दैर्घ्य लेम्डा डैश, ऊपर अगर ऐसे पट वन साइड में है तो उसको डैश बोलते हैं, डैश दिया हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा आपका, ANG बराबर वायु में प्रकाश किरण का तरंग दैर्घ्य लेम्डा बटा के कांच में प्रकाश किरण का तरंग दैर्घ्य लेम्डा डैश। अतः इसे हम n बराबर क्या लिख सकते हैं, लेम्डा अपान में लेम्डा डैश, क्या लिख सकते हैं, अतः n बराबर लेम्डा अपान में लेम्डा डैश। इसे आप घेर लीजिएगा, इस पर भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और इसके बाद आता है अपवर्तनांक तथा जल की वास्तविक गहराई में संबंध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि हर समय एक आध क्वेश्चन जरूर न्यूमेरिकल पूछ देता है, ठीक है, और बहुत ही आसान है, जिसे हम थोड़ा सा ही प्रयास में इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या होता है, ये भी एग्जाम में आने का पूरा संभावना होता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इस पर क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे ये स्टेट बोर्ड का हो या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम का हो, सब में ये पूछा जाता है। देखिए क्या होता है, अपवर्तनांक तथा जल की वास्तविक गहराई में संबंध। कोई भी बाल्टी है या फिर कोई भी तालाब है, इसको पहले समझ लीजिए। क्या, कोई बाल्टी है या फिर तालाब है, अगर बाल्टी में हम पानी भरे हुए हैं, बाल्टी से हमको पता चल जाएगा,
बाल्टी में अगर पानी भरे हुए हैं तो अगर कोई भी वस्तु या फिर सिक्का, क्या कोई वस्तु या सिक्का अगर डाल देंगे तो हमारे पेंदी में चला जाएगी। कहाँ चली जाएगी? पेंदी में चला जाएगी। तो वो जाकर कहाँ बैठेगी? यहाँ बैठेगी। कहाँ बैठेगी? एकदम नीचे में बैठ जाएगी। लेकिन अगर हम उसको ऊपर से देखते हैं, क्या ऊपर से देखते हैं, तो वो हमें थोड़ी सी ज़मीन से या फिर बाल्टी की निचली सतह से ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। अगर पेंदी यहाँ पे है तो थोड़ी सी इतना ऊपर हमको लगेगा कि यहाँ पे ही है, लेकिन वहाँ पे वास्तविक चीज़ें होती नहीं है। इसको देखिए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये कोई मेरा पानी था, ठीक है, और इसमें क्या है? एक वस्तु। कहाँ है वस्तु? तली में। इसको तली बोल सकते हैं। क्या? तली बोल सकते हैं। तली बोल सकते हैं इसे, तली बोल सकते हैं। क्या? तली। तली में यहाँ नीचे बैठा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऊपर से देख रहा है। क्या? ऊपर से देख रहा है। तो जब व्यक्ति ऊपर से देखेगा तो उस वस्तु उसको तली में दिखाई नहीं देगी। क्या? तली में दिखाई नहीं देगी। उसको कहाँ दिखाई देगी? तली से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे उसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो उस व्यक्ति सोचेगा कि उसको इतना ही हाथ अगर पानी में डाले या फिर कोई भी छड़ से उसे लेना चाहता है तो इतना बड़ा ही छड़ की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उस वस्तु को उसे चाहिए या फिर उसे सिक्के को चाहिए तो उसको पूरा हाथ यहाँ तक लाना पड़ेगा, या फिर कोई अगर छड़ या डंडी से निकालता है, ठीक है, तो इतना बड़ा उसको छड़ की आवश्यकता पड़ेगी तब जाकर निकलेगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो भी गहराई होती है ये मेरी वास्तविक गहराई कहलाती है, यानी कि जल का वास्तविक गहराई है। और जो प्रतिबिंब है, जो यहाँ से प्रतिबिंब और जल का जो ऊपरी सिरा है, सतह है, वहाँ से वहाँ तक की दूरी हमारी आभासी गहराई कहलाती है। इसलिए हम इस पे एक सूत्र है, इसका सूत्र बनता है जल का वास्तविक गहराई ANW, यानी कि अपवर्तनांक ANW बराबर क्या होता है? वास्तविक गहराई। क्या? वास्तविक गहराई H बटा के आभासी गहराई H डैश। इसे आप ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी इस पे क्वेश्चन देगा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर अभी भी कोई आपको समस्या है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके इसे ज़रूर पूछिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर लें। और इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो प्लीज़ इसे का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद नेक्स्ट, इसके साथ साथ एक चीज और भी नोट कर लीजिए कि ANG और ANW जो बार बार आ रहा है, तो क्या ANG की वैल्यू कुछ होती है? हाँ, ANG की वैल्यू कितनी होती है? ANG का मान होता है 1.5 होता है। कितना होता है? 1.5, या इसे हम 3/2 के नाम से भी जानते हैं। और ANW की वैल्यू, तो ANW की वैल्यू होती है आपकी 1.33 होती है। कितनी होती है? 1.33, यानी कि 4/3 होती है। क्या होती है? 4/3 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप याद रखिएगा और बाकी नोट्स अपना तैयार कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है कि दो माध्यमों के लिए अपवर्तनांक का व्युत्क्रम सूत्र, इसे समझेंगे। देखिए क्या होता है कि जब दो माध्यम दिया हो, एक विरल माध्यम, एक सघन माध्यम, दो माध्यमों के लिए अपवर्तनांक का सूत्र क्या बनेगा? यदि प्रकाश किरण वायु से कांच में, देखिए वायु से कांच में प्रवेश करती है या फिर जाए तो स्नेल के नियम के अनुसार क्या होता है? साइन A बटे साइन R बराबर ANG, जैसा कि आप लोग को पहले से पता है। अब क्या है दूसरा, यदि प्रकाश किरण का मार्ग उल्टा हो जाए, मार्ग उल्टा होने का मतलब कि ऐसे जाएगा, क्या? साइन R से साइन I में। यदि प्रकाश किरण का मार्ग उल्टा हो जाए तो स्नेल के नियम के अनुसार, मतलब कि साइन R से साइन A, मतलब कि कांच से, ग्लास से वायु में जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ग्लास लिखा गया है,
वायु का एयर होगा। क्या होगा? एयर होगा, एयर होगा। कांच से किस में जाएगी? वायु में जाएगी। तब स्नेल के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? साइन आर बटा के साइन आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन आई बराबर, वहां पे ANG होता था, तो यहाँ पर जब कांच से वायु में जा रहा है तो GNA हो जाएगा। क्या हो जाएगा? GNA। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं। क्या? इक्वेशन 2 बनाते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 का आपस में गुणा कर देते हैं। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 का गुणा कर दीजिए। क्या हो जाएगा? देखिए, साइन आई बटे के साइन आर इंटू साइन आर बटे के साइन आई बराबर क्या हो जाएगा? ANG इंटू GNA। यहाँ तक समझ में आया? अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, और कुछ प्रॉब्लम हो तो इसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब देखिए, साइन आर से साइन आई कट गया, साइन आर से साइन आर कट गया, और साइन आई से साइन आई कट गया। बचा क्या? यहाँ पे बच गया हमारा 1 इक्वल टू ANG इंटू GNA, या इसे हम क्या लिख सकते हैं? ANG इंटू GNA इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? 1। अब अगर ANG बराबर निकाले तो क्या हो जाएगा मेरा? ANG बराबर क्या हो जाएगा? जिसके साथ गुणा रहता है और जिसका मान निकाला जाता है। जिसका मान निकाला जाता है वो वहीं पर रहता है, और जो जिसके साथ रहता है वह बटा में नीचे चला आता है। जैसे मैं अब यहाँ पर मैं ANG का मान निकाल रहा हूँ, तो ANG यहीं रहेगा, और GNA जो मल्टीप्लाई में GNA है वो इसके 1 के नीचे यानी कि बटा में चला आएगा। तो 1 अपान कितना हो जाएगा? GNA हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 अपान GNA। या अगर GNA बराबर निकालते हैं तो 1 अपान ANG हो जाएगा। तो ये आपका एक सूत्र तैयार हुआ। अब इसके बाद ये हो गया, इसे घेर लीजिए। और यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं? GNA की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो GNA बराबर कितना हो जाएगा? 1 अपान का ANG। ये सब आपको पता है कि GNA क्या है? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक है, और ANG क्या है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। यह आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो जैसे देगा उसके अकॉर्डिंग जो जो को मान देगा। अगर वायु के सापेक्ष कांच का दिया है तो GNA निकल जाएगा, GNA दिया है तो ANG निकल जाएगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो इसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अभी तक ले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में से शेयर भी करिए। इसी प्रकार हम 3 माध्यमों के लिए भी अपवर्तनांक n का सूत्र ज्ञात करते हैं। कैसे? तो उसका सूत्र डायरेक्ट हम लिखवा दे रहे हैं आपका। WANG बराबर क्या होता है? ANG बटा के ANW। ये क्या है? पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। अब बाकी तो आपको पता है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है। तो जहाँ ANG बराबर क्या है? कांच का अपवर्तनांक, जो कि 1.5 या 3/2 होता है, जो आपको पता है। दूसरा होता है ANW, मतलब कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। यहाँ डायरेक्ट हम जल का अपवर्तनांक इसे ले लेंगे। और WNG है कांच को जल में डुबाने पर अपवर्तनांक। तो WNG का मान तो नहीं पता है, लेकिन चाहे तो हम पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? WNG का फार्मूला आपके सामने है। WNG बराबर क्या है? ANG बटा के ANW। और ANG का मान तो हमें पता है क्या है?
1.5 या 3/2। तो ये 3/2 हो गया। नीचे NW का मान कितना है, 4/3 है। कितना है, 4/3। अब इसको हम क्या कर लेंगे, पलट लेंगे। पलटने पे क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा इंटू, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, और ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, अब बाई 2 4 जा 8। तो कांच को जल में डुबोने पर उसका अपवर्तनांक क्या निकल गया हमारा, 9/8। तो इसलिए इसे हम 9/8 के नाम से भी समझ सकते हैं। तो इसका मान कितना हो गया, 9/8। इसे याद रखिएगा। इस पे क्या होता है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो कि एग्जामों में और कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, इसलिए सूत्र अगर आपको याद है, और इन सूत्र के साथ साथ इन दोनों वैल्यू याद होना जरूरी है, ANG और ANW, नहीं तो फिर आप नहीं निकाल पाएंगे कोई भी मान। ठीक है, इसके बाद यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिएगा।